Okay, guys, let us talk about today's Pakistan Affairs 2023 paper. We will discuss to completely solve and most important how can attempting question paper and any other many important tips and we will detail discuss. Okay, the first question है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास के वो राइट डिटेल सिस्टमिक एनालाइज ऑफ द जर्नलिस्टिक लीडरशिप कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना लीडर ऑफ द इंडियन मुस्लिम ड्यूरिंग ऑफ द क्राइसिस डिडंट डिसाइड ऑफ 1937 टू 47। अब हमने इस क्वेश्चन के लिए डिटेल में डिस्कस करना है और उनको हमने एनालाइज करना है कि जो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की जो जिंदगी थी और एक बहुत ही जहनियत लीडर था। तो इनको हमने डिटेल उस टाइम जो मुस्लिम क्राइसिस के हवाले से जितनी सारी चीज़ें वगैरह थी उनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। अब जब क्वेश्चन के बारे में डिटेल आ जाए तो आपने उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितनी सारी चीज़ें वगैरह हैं वो आपने लिखनी है, लेकिन वो लिमिटेड नॉलेज के साथ, ठीक है, ताकि आपका 20 नंबर्स का मार्क स्कोर भी कंप्लीट हो जाए और साथ ही साथ आपको मल्टीपल जो चीज़ें जितनी भी सारी वो कवर हो जाए। देन हमारे पास आ जा रहा है कि यहाँ पर मुकादर मुदल जिन्ना जो है वो सेलिब्रेटिंग एक पाकिस्तानी है, वन ऑफ द मोस्ट चार्मिस्ट लीडर ऑफ द 20th सेंचुरी के हवाले से ड्यूरिंग द क्राइसिस टू डिसाइड ऑफ 1937 टू 47 तक जिन्ना लीडरशिप इज वाज इंस्ट्रूमेंटल यूनाइटिंग द इंडियन मुस्लिम और पॉलिटिकल चैलेंजेस के साथ अचीविंग टू द गोल ऑफ द पाकिस्तान द एनालाइज एक्सप्लोर। हमने करना है इस लीडरशिप को किस तरह से उनका स्ट्रेटेजिक था, अनवेयरिंग डिटर्मिनेशन क्या थी उनकी, और साथ में उनकी एबिलिटी किस तरह से इंस्पायर कर रही थी पॉलिटिकल लीडरशिप के मुस्लिम उम्मा के लिए और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। अब फर्स्ट में हमारे पास आ रहा है कि जो है एक कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन था, क्राइसिस था हमारे पास, ठीक है। 1937 से 47 में कौन कौन से थे, एक तो कांग्रेस क्या वाला इशू था और कल्चरल रिलीजियस थ्रेटिंग थे, डिमांड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव था, वर्ल्ड वॉर 2 एंड ब्रिटिश पॉलिसीज के हवाले से बहुत सारे हमें चैलेंज का हमें सामना यहाँ पर करना पड़ा। देन हमारे पास जो और मजीद आ रहे हैं वो है डिमांडिंग रिप्रेजेंटेशंस और वर्ल्ड वॉर 2, जैसे मैंने बताया उनका जो जिन्ना की एक लीडरशिप थी उसमें उनका क्या विजन था, उनका कॉन्सेप्ट क्या था, उनकी कौन कौन सी चीज़ें थी। जैसे हमारे पास फर्स्ट में आ रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ द टू नेशन थ्योरी, जिन्होंने जो एक आइडियोलॉजी को बनाया था वो फाउंडेशन ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट थ्रू द टू नेशन थ्योरी एम्फसाइजिंग द डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी द मुस्लिम इन इंडिया होना चाहिए। ही इज फेमस एड्रेस टू लाहौर। उन्होंने एक बहुत बड़ा खिताब किसमें कहा था, हिंदू एंड मुस्लिम बिलोंग टू द टू डिफरेंट रिलीजियस फिलोसफी एंड सोशल कस्टम्स एंड लिटरेचर, दे आर नाइदर इंटरमेरी और नॉन इंटरलैंड टुगेदर, इंडीड दे बिलोंग टू डिफरेंट सिविलाइजेशन के हवाले से यहाँ पर वो बात करना चाह रहा है। अब हम इस क्वेश्चन को मजीद आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास यहाँ पर आ रहा है स्ट्रेटजिक जो क्लियरिटी में क्या थी और उनके अलावा पॉलिटिकल उनका क्या था। रिवाइवल ऑफ द मुस्लिम लीग में बहुत सारी रिवाइवल भी हुई थी, जिसमें जो है मेंबरशिप इंक्रीजिंग जो है वो 1300 जो थी 1937 टू ओवर 2 मिलियन बाय द 1947 तक डेमोन्स्ट्रेटिक रह गई और उनकी एबिलिटी जो मोबाइलाइजिंग बहुत सपोर्टिंग था। उसके अलावा निगोटिएशंस में क्या क्या जिना सक्सेसफुली जो निगोटिएशन उन्होंने किया जो है ब्रिटिश एंड काउंटेड बाय द कांग्रेस थ्रू टू द कॉन्स्टिट्यूशन मींस इंक्लूडिंग पिवोटल रोल इन रिजेक्ट एंड क्रिप्स मिशन 1942 अपोज टू द कैबिनेट मिस प्लान 1947 में। अब पर्सनल उनकी क्या थी इंडिकेशंस और डेडिकेशंस वगैरह क्या क्या था इसमें, एक तो सेल्फ जो है सेल्फलेस डिवोशंस, ठीक है, और सिंपल ऑफ यूनिटी, मास्टर ऑर्डर ऑफ द कम्युनिकेटर। और साथ में हमारे पास दूसरी इस क्वेश्चन की तीसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी वो की अचीवमेंट्स कौन कौन थी जिन्ना की लीडरशिप 1937 से लेके 47, जिसमें द लाहौर रिजोल्यूशन आपके पास आ रहा है, ठीक है। और उनके बाद हमारे पास आ रहा है जो है वो मास मोबिलाइजेशन टू द मुस्लिम के हवाले से। उसमें क्या जिन्ना ट्रांसफॉर्म टू द मुस्लिम लीग से उनका जो ग्रास रूटेड मूवमेंट थी रीचिंग आउट द रूरल एंड अर्बन मुस्लिम अक्रॉस इंडिया के हवाले से। फिर निगोटिएशन पावर विद ब्रिटिश एंड कांग्रेस के हवाले से जिन्ना स्ट्रेटेजिक अपोजिशन टू कांग्रेस क्लेम टू द रिप्रेजेंटिंग ऑल इंडियन इंश्योरिंग दैट द मुस्लिम लीग बिकम अ सेंट्रल स्टेक होल्डर के हवाले से। फिर हमारे पास पॉइंट नंबर जो लास्ट वन है जो अचीविंग की वो जो है पार्टीशन को उनको सिक्योर करना
और क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से उनकी एम थी। अब उनकी लीडरशिप के हवाले से जो थी हमारे पास फोर्थ पॉइंट नंबर हमारे पास, उनमें हमारे पास आ रहा है एक तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, रैशनल जो लिंग्विस्टिक अप्रोच के, रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन से, इंस्पायरिंग यूनिट, अनफाइलिंग फिगर्स के हवाले से यहाँ पर कायद आजम की एक ये फेमस पर्सन थे। उसके अलावा क्रिटिसिज्म और लिमिटेशंस क्या क्या थी, इनको हम अब यहाँ पर देखते हैं। तो और एम्फिसाइज सेंट्रलाइज लीडरशिप के हवाले से, ठीक है, और एलिगेशन नॉन मुस्लिम कम्युनिटी और कंपेरिजन कंटेम्प्रेरी महात्मा गांधी, नेहरू के हवाले से। और लेक्सी मिक्स में क्या क्या हमारे पास ये चीज़ें आ रही है, एक क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन, सिंबल ऑफ यूनिटी, देन हमारे पास ये कंक्लूजन आ जाता है। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक और है 2023 के पेपर का, द हैविंग द लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, द लैंड ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड मेनी फूड सप्लाई बेसिक फ्रॉम द ब्रिटिश पावर फ्रॉम मोर देन सेंचुरी, बट नाउ पाकिस्तान हैज इम्पोर्ट फूड, जो है वो डिस्कस इन डिटेल काजेस इन एग्रीकल्चर डिक्लाइन, कौन कौन सी चीजें हैं। सवाल का यहाँ पर मकसद है कि जब सब कॉन्टिनेंट था तो उसके उस टाइम में इरिगेशन सिस्टम जो था लार्जेस्ट वो सब कॉन्टिनेंट था, ठीक है। देन के रह गए, अब जो पाकिस्तान में जो करंटली इंपोर्ट एक कम चीज़ हो रही है उस पर आप डिस्कस करें डिटेल के साथ, काजेज और एग्रीकल्चर किस तरह से डिक्लाइन हो रही है। अब सबसे पहले जो हमारे पास काज ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लाइन क्या है फॉर सब कॉन्टिनेंट फूड के हवाले से इम्पोर्ट, Pakistan is the home is the largest irrigation system in the world, historical being one of the key agricultural produce in the South Asia के हवाले से। यानी प्राइमरी फूड सप्लाई जो उनकी थी यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर के तौर पर, वही कॉलोनियल रूल के दौरान भी थी। अब इसमें जो इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी आ रहे हैं इन इम्पोर्ट फूड एंड कमिटमेंट meets needs and decline in agriculture productivity result of the complex interplay factors थे, रिंग पॉलिटिशियंस की मिसमैनेजमेंट थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज थी और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस, चेंजिंग ग्लोबल डायनामिक्स निकल जाते हैं, एनालाइज एक्सट्रीम कॉजेस ऑफ द विल बी डिक्लाइन इन डिटेल। अब ये सारे ओवरऑल इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट समरी था जिसको हमने यहाँ पर आगे डिस्कस करना है। हमारे पास फर्स्ट में आ रहा है पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस इशू, सेंट्रलाइज इनफेक्टिव पॉलिसीज जिसमें कॉलोनियल लेक्सी आ रही, ठीक है, और इनिशिएटिव इन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स 1959 के बाद कोई खास ऐसे इनफेक्टिव रिफॉर्म्स नहीं हुए जिसकी वजह से हमारे पास जो फ्यूडल लैंड पावर्स जो है उन्होंने ओवरऑल एग्रीकल्चर लैंड को जो है वो, साथ हमारे पास क्या है रिजल्टिंग उनमें क्या उनकी कनेक्शन, द फेलियर ऑफ द प्रोमोट एफिशिएंट फार्मिंग एंड प्रैक्टिस एंड लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन आ रही थी। देन हमारे पास पॉइंट नंबर बी में क्या है, इंडिकेट्स इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, हम रिसर्च हमारे पास लिमिटेड सोर्स है, इरिगेशन सिस्टम अंडर स्ट्रेस लेवल का है, जो जो वाटर इंडस्ट्री वाटी थी। एंड सिक्स उसमें भी काफ़ी सारी मिस मैनेजमेंट आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसको हमने अपडेट ही नहीं किया। देन हमारे पास आ रहा है इन्वायरमेंटल जो है क्लाइमेटिक फैक्टर्स में क्लाइमेट चेंज, वाटर के हवाले से इलेक्ट्रिक वेदर पैटर्न हमारे पास बहुत है, वाटर शॉर्टेज है, स्नोफॉल्स वगैरह और सॉइल डिग्रेडेशन यहाँ पर है। उनमें क्या है, सोइल इरिगेशन डिप्लीकेशन, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, और फिर हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर में क्या है, डिक्लाइन पब्लिक सेक्टर सपोर्ट में, रिड्यूस हमने सब्सिडी सपोर्ट करना चाहिए जो कि बिल्कुल नहीं है, और लैक ऑफ क्रेडिट असेस हमारे पास भी है, और प्राइस मार्केट में बहुत ज़्यादा खास करके नहीं है जो किसान पार्टीज वगैरह हैं। अब इनमें गवर्नमेंट का क्या रोल है मार्केट रेगुलेशंस में, ये थे। अब उनके अलावा डेमोग्राफिक सोशल सेक्टर्स कौन कौन से हैं? अभी जितनी सारी पॉइंट्स है ना ये आपको ऐसे के आउटलाइन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी खास करके सीएसएस के पेपर के हवाले से, ये चीजें हैं। अब रूरल एंड अर्बन माइग्रेशंस में क्या आ रहा है, द रैपिड इंक्रीजिंग पाकिस्तान पॉपुलेशन विद रूरल अर्बन माइग्रेशन ही इंक्रीज लेबर शॉर्टेज इन एग्रीकल्चर, यंग पीपल अफेक्ट बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिटिस इंक्रीजिंग के हवाले से। फिर लैंड फॉर्मिकेशंस में क्या आ रहा है, द रिवेन ऑफ द लैंड अमंग मल्टीपल हेड्स इन रूरल families has resulted in similar less economical valuable forms. The small land holding struggling to the support modern farming techniques के हवाले से। फिर एजुकेशन अवेयरनेस यहाँ पर आ रही है, ठीक है। उनके अलावा ग्लोबल फैक्टर्स कौन कौन से यहाँ पर हैं, अब तक तो ग्लोबलाइजेशन है, ट्रेड पॉलिसीज, इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी हमारे पास ज़्यादातर है, ठीक है। उनके अलावा हमारे पास एग्रीकल्चर सब्सिडी इन डेवलपिंग कंट्रीज के हवाले से भी नहीं है, और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर फोकस जो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है।
देन हमारे क्वेश्चन की लास्ट वन पॉइंट थी, वो थी पॉलिसी रिकमेंडेशन। एक तो वाटर मैनेजमेंट रिफॉर्म्स हमें करने चाहिए, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर रिसर्च के हवाले से चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। देन क्रेडिट सब्सिडी रिफॉर्म्स होने चाहिए यहाँ पर, इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और डाइवर्सिफाइंग क्रॉप प्रोटेक्शन, जो कि हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। देन हमारे पास इस क्वेश्चन का कंक्लूजन आ जाता है, जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया था। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम एंड अपलेफ्ट फॉर स्टैंडर्ड लिविंग masses, elaborate the causes of the hindering industrial development इन पाकिस्तान। अब हमने यहाँ पर देखना है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन गवर्नेंस इश्यूज कौन कौन से हैं जिसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट आ रहे हैं। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है वो फ्रीक्वेंट चेंजिंग लेकर आ रही है गवर्नमेंट में, और क्रिएट है द अनसर्टेन बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसमें लैक ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है। उनका वीक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म वर्क, जो कि गुड गवर्नेंस में बिल्कुल भी नहीं है। हमारा पुअर गवर्नेंस सिस्टम, जिसमें करप्शन, ब्यूरोक्रेटिक टैप मेक डिफिकल्ट बिजनेस इन पाकिस्तान। एनर्जी क्राइसिस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं, जिसमें एनर्जी शॉर्टेज है, एनर्जी डिफेक्ट है यहाँ पर है। और इनके अलावा हमारे पास मजीद जो है चैलेंजेस, जिसमें हाई एनर्जी कॉस्ट है हमारे पास, हाई जो है प्राइस लेवल की है, जिसमें मिडिल क्लास फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर पाती। और उनके अलावा जो है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें ट्रांजिशन है का भी बहुत बड़ा इशू है, जैसे पुअरली मेंटेन रोड्स, आउटेज रेलवे सिस्टम, इंक्रीजिंग, ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आ रही हैं। देन लिमिटेड असेस फिनांस क्रेडिट, हाई कॉस्ट ऑफ क्रेडिट आ रहा है, ठीक है। कहता है कॉस्ट ऑफ borrowing पाकिस्तान इज रिलेटेड हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ एन एक्सटेंडिंग 20% एनुअल, मेकिंग डिफिकल्ट इंडस्ट्रियल असेस टू अफोर्डेबल फाइनेंस। वहाँ पर सोर्स ही नहीं है, मतलब एक जो स्मॉल इंडस्ट्रियल प्रोग्राम है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। Then lack of venture capability, there are breadth, venue of the capacity, quality, financing option, a new interest is to start of the industrial sector in Pakistan, especially the higher tech industry in modern manufacturing, suffering from the lack of investment in innovation, technology, advancement. ये हमारे पास बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम। उनके अलावा आउटडेट में क्या है, टेक्नोलॉजिकल आउटकम, लेक ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इंडिकेट्स टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्म, और पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज में इनसफिशिएंट लैंड एंड जो है वो प्रॉपर्टी सिस्टम आ रहा है, ठीक है। और इनके अलावा लेबर इश्यूज हैं, हमारे पास स्किल्स नहीं है, इनफॉर्मल इकोनॉमी को बिल्कुल भी हम प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। ट्रेंड एंड मार्केट असर्स आ रही, ठीक है। और उसमें क्या हमारे पास होनी चाहिए, प्रोटेक्शनिज्म एंड ट्रैफिक बैरियर्स हैं, एक्सपोर्ट चैलेंजेस हैं, इम्पोर्ट जो है वो डिपेंडेंट्स है जिसको हमें ख़त्म करना चाहिए। उनके अलावा सिक्योरिटी इशूज हैं, रीजनल इनस्टेबिलिटी, उसमें सिक्योरिटी कंसर्न जो है बहुत ज़्यादा हमें, जैसे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में, ठीक है। और बल्तिस्तान में टेररिज्म में, एक्सट्रीज्म की बात करें, और इन्वायरमेंटल रेगुलेट चैलेंजेस कौन कौन से इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस हमारे पास में पाकिस्तान है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अलावा हवाले से पुअरली इन्फोर्स इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस हैं, इसमें लेक ऑफ सस्टेनेबल प्रोटेक्ट्स नहीं है, रेगुलेशन बर्डन है। और कंक्लूजन वे फॉरवर्ड हम क्या लिखेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को हमने परफेक्ट यहाँ पर बनाना है, जिसमें हमारे पास आ जाता है इन ट्राइंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, असिस्ट फिनांस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, लेबर एजुकेशन रिफॉर्म एंड ट्रेड एक्सपोर्ट। ये सारी पॉइंट यहाँ पर हम इस सवाल को जो है वो ऐड करेंगे, तो हमारे क्वेश्चन कंप्लीटली रेडी हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो, पेपर को अंडरस्टैंड करना, समझने के लिए आपको बहुत जो ऑथेंटिक मटेरियल होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप अपने पास पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी मोर देन नंबर्स लास्ट रिजल्ट ऑफ पाकिस्तान करंट अफेयर। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहूँगा। क्लास 2022 23 24 में पाकिस्तान अफेयर्स में लेस देन 33 20 15 नंबर्स। और आपको याद हो लास्ट 2022 के पेपर में मोस्टली जो हिटेड किया गया था पाकिस्तान अफेयर्स को। देन मैं आपको चाहूंगा कि आप इन लेक्चर्स को अच्छे से सुने, ये सारी पॉइंट्स नोट करें, और पेपर अटेमिंग और एक जो है लॉजिकल थीम है, पर्टिकुलर ऑर्डर में आप उन आउटलाइन पॉइंट्स को जो है लिखें, और उनको अंडरस्टैंड करें अकॉर्डिंग जो आपकी क्वेश्चन की डिमांड की जा रही है। मजीद आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले लेक्चर्स के लिए आप इनको आगे भी शेयर करें, ताकि बाकी भी स्टूडेंट्स इनसे बेनिफिट रखें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।